हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नर्सिंग नॉलेज जंक्शन। आज हम सॉल्व करेंगे एनक्लिक्स बेस्ड क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लाइंट इज एडमिटेड विद चेस्ट पेन एंड केप्ट ओवरनाइट फॉर स्ट्रेस टेस्टिंग द नेक्स्ट मॉर्निंग. Prior to sending the client to the stress test, the nurse reviews the result of laboratory reports. The nurse should report which elevated laboratory value to the healthcare provider prior to stress test. क्वेश्चन हमसे कह रहा है, एक पेशेंट है जिसको चेस्ट पेन है, उसको हमने नेक्स्ट डे के लिए, नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए स्ट्रेस टेस्ट के लिए बोला है. उस टेस्ट को करने से पहले कुछ लेबोरेटरी रिजल्ट हैं जो नर्स चेक करेगी. इफ़ उनमें से किसी की वैल्यू, कुछ एक की वैल्यू अगर इंक्रीज़ है तो वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताएगी. हम पे ऑप्शन है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल लेवल, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड ट्रोपोनिन लेवल. सो इसमें से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ट्रोपोनिन लेवल. ट्रोपोनिन लेवल क्यों? नर्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर को ट्रोपोनिन लेवल के बारे में सबसे पहले इन्फॉर्म करेगी अगर ट्रोपोनिन लेवल हमारा इंक्रीज है, बिकॉज ट्रोपोनिन लेवल हमें इंडिकेट करता है मायोकार्डियल डैमेज को. सो जो ये 3 हमारे पास टेस्ट हैं, वो टेस्ट आर हेल्पफुल बट आर नॉट क्रूशियल टू द क्लाइंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो हमारा ऑप्शन जाएगा ट्रोपोनिन लेवल. और अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट हु हैज़ हैड अ मायोकार्डियल इन्फॉक्शन. The nurse notes the cardiac rhythm shown on the electrocardiogram strip. The nurse interprets this rhythm as. नर्स एक हमारे क्वेश्चन कह रहा है, नर्स असेस कर रही है पेशेंट को जिसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन है. तो नर्स उसकी ईसीजी स्ट्रिप्स को देखती है और उसको वो स्ट्रिप को देख के क्या इंटरप्रेट होता है वो इसमें बताना है. ठीक है, ये हमारे पिक्चर में दे रखी है ईसीजी स्ट्रिप. तो हमारे ऑप्शंस हैं, हम पे 4 ऑप्शन दिए हैं. फर्स्ट ऑप्शन है आर्टीरियल फिब्रिलेशन, सेकंड है वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया, थर्ड है प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड फोर्थ है साइनस ट्रैकिकार्डिया. सो इसमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा साइनस ट्रैकिकार्डिया. अब हम देखते हैं हमारा साइनस ट्रैकिकार्डिया क्या है. अब हमारा साइनस ट्रैकिकार्डिया एक नॉर्मल रेगुलर रिदम होती है. साइनस मीन्स रेगुलर रिदम, ट्रैकिकार्डिया मीन्स जब हमारा रेट एक्सीड होता है 100 बीट्स पर मिनट. ठीक है, अब हम आगे देखते हैं आर्टीरियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया और प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. इन सब के बारे में हम आगे और इनकी ईसीजी स्ट्रिप्स देखते हैं. ये हमारे पास सबसे पहले आ गया है नॉर्मल साइनस रिदम. जो हमारी नॉर्मल साइनस रिदम होती है, रिदम जो हमारी ओरिजिनेट होती है एसए नोट से, और इसमें वेंट्रिकुलर और आर्टीरियल और वेंट्रिकुलर रिदम हमारी रेगुलर है. ठीक है, और पीआर इंटरवल और क्यूआरएस इंटरवल हमारे विद इन नॉर्मल रेंज हैं. उसको हम बोलते हैं साइनस, नॉर्मल साइनस रिदम. ओके, अब हमारा सेकंड है आर्टीरियल फिब्रिलेशन. हमारा सेकंड जो हमें पिक्चर दे रखी है वो आर्टीरियल फिब्रिलेशन. आर्टीरियल फिब्रिलेशन में क्या होता है, इसमें जो हमारी पी वेव होती है इसमें नो पी वेव, हमें पी वेव देखने को नहीं मिलती है. इंस्टेड ऑफ पी वेव हमें मिलती है फिब्रिलेटरी वेव. जो आपको ऐसे ऐसे दिख रही है वो है फिब्रिलेटरी वेव. हमारे ईसीजी में होता है पी, क्यू, आर, एस एंड टी. ठीक है, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर एंड ये है एस और ये है टी. ठीक है, जो ये हमारा पी वेव है वो आर्टीरियल फिब्रिलेशन में हमें मिलता है फिब्रिलेटरी वेव्स. हमें पी वेव नहीं मिलती है तो वो हमें मिलती है फिब्रिलेटरी वेव्स. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन. वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्या होता है, जब भी हमारी इम्पल्स जनरेट होती है वेंट्रिकुलर वेंटिकल्स में फ्रॉम इरिटेबल फोकाई, वो भी डिसऑर्गेनाइज मैनर में, तो हमारा होता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन. वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एक फेटल कंडीशन है अगर हमने विद इन 3 to 5 मिनट इसको टर्मिनेट नहीं किया. सो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में जो हमें ईसीजी स्ट्रिप मिलती है वो आपके सामने. एंड नेक्स्ट हम पे आता है वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया. वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया में हमें सेम एज आर्टीरियल फिब्रिलेशन, हमें उसमें नो पी वेव, कोई पी वेव नहीं होती है, बट उसमें हमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड मिलता है. ये 4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से.
कभी कभी इनके डायरेक्ट डायग्राम पूछ लिए जाते हैं और कभी कभी इसमें पूछा जाता है आर्टीरियल फिब्रिलेशन से, इफ़ देयर इज़ नो पी वेव इंस्टेड ऑफ पी वेव देयर इज़ फिब्रिलेटरी वेव्स, हाँ बिफोर क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स, तो हम उसको बोलेंगे आर्टीरियल फिब्रिलेशन। अगर क्वेश्चन पूछता है इफ़ देयर इज़ नो पी वेव इंस्टेड ऑफ इन पी देयर इज़ नो पी वेव एंड क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स आर वाइड, तो हम उसको लेंगे वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया। सो कभी कंफ्यूज मत होना, वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया एंड आर्टीरियल फिब्रिलेशन में ये 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे और आपको ये फिर डायग्राम दे दिया जाएगा। सो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड हैज़ अ राइट फीमर फ्रैक्चर कॉज्ड बाय अ मोटर व्हीकल क्रैश एंड इज प्लेस्ड इन स्किन ट्रैक्शन टेम्पररी until surgery can be performed. During assessment, the nurse notes that the dorsal pedis pulse is absent on the right foot. Which action should the nurse take? क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास एक चाइल्ड आया है जिसको राइट फीमर फ्रैक्चर है, उसके एक्सीडेंट हुआ है और उसको टेम्परेरी बेसिस के लिए हमने स्किन ट्रैक्शन पे रखा है जब तक उसकी सर्जरी परफॉर्म नहीं होती है। जब नर्स उसे असेस कर रही है वो देखती है कि डॉर्सल पेडिस पल्स उसके राइट फुट में अब्सेंट है, तो इसमें से वो कौन सा एक्शन लेगी। हमारे पास जो ऑप्शन है वो है एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनाल्जेसिक, रिलीज द स्किन ट्रैक्शन, अप्लाई आइस टू द एक्सट्रीमिटीज और नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। सो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो है एडमिनिस्टर एंड एनाल्जेसिक। सो जो हमारा एनाल्जेसिक है वो हमारे सर्कुलेशन को इम्प्रूव नहीं करेगा, सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ठीक है, सो हम एनाल्जेसिक नहीं दे सकते। रिलीज द स्किन ट्रैक्शन, विदाउट हेल्थ केयर प्रोवाइडर की प्रिस्क्रिप्शन से हम कोई भी ट्रैक्शन को रिमूव नहीं कर सकते। अप्लाई आइस टू द एक्सट्रीमिटीज़, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो गया। सो हमारा थर्ड ऑप्शन है अप्लाई आइस टू द एक्सट्रीमिटीज़। हम अप्लाई आइस टू द एक्सट्रीमिटीज़ नहीं कर सकते बिकॉज डॉर्सल पेडिस पल्स इज अब्सेंट ऑन द राइट फुट, वो हमारे राइट फुट में अब्सेंट है। सो हम आइस तब अप्लाई कर सकते थे जब वहाँ पर एडुकेट परफ्यूजन है, एडुकेट सप्लाई है ब्लड की और हम डिक्रीज करना चाहते हैं स्वेलिंग को। सो इसमें हम सबसे पहले नोटिफाई करेंगे हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। हम नोटिफाई इसलिए करेंगे बिकॉज अगर वहाँ पर पल्स अब्सेंट है सो इट कुड बी अ चांस कि वहाँ पर कंपार्टमेंट सिंड्रोम होने के चांस हो सकता है। सो हम हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड इज प्लेस्ड इन स्केलेटन ट्रैक्शन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अ फ्रैक्चर्ड फीमर, द नर्स क्रिएट अ प्लान ऑफ केयर एंड शुड इंक्लूड विच इंटरवेंशन। सो हमसे क्वेश्चन कह रहा है एक चाइल्ड है जिसका फ्रैक्चर्ड हो रखा है फीमर और वो है प्लेस्ड है स्केलेटन ट्रैक्शन पे, तो प्लान ऑफ केयर इसमें नर्स क्या करेगी वो हमें बताना है। सो हमारे फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है इंश्योर दैट ऑल रोप्स आर आउटसाइड द पुली, ensure that the weights are resting lightly on the floor, restrict diversional and play activity until the child is out of the traction, and fourth है check the healthcare provider prescription for the amount of weight to be applied. So हम सबसे पहले हम अपना फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, ensure that all the ropes are outside the pulley. This is the wrong because हम इंश्योर करेंगे कि वो जो भी हमारे रोप हैं वो अप्रोप्रिएटली हमारे पुली पे हों। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है इंश्योर दैट द वेट आर रेस्टिंग लाइटली ऑन द फ्लोर। सो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है बिकॉज ऐसा नहीं होता है, हम इंश्योर करेंगे कि वेट हमारा हैंग करे फ्रीली। ठीक है, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन है रेस्ट्रिक्ट डाइवर्जनल एंड प्ले एक्टिविटी अंटिल द चाइल्ड इज आउट ऑफ ट्रैक्शन। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज हम इस समय बेबी को हम डाइवर्जनल प्ले एक्टिविटीज़ करवाएंगे। Now our fourth option is check the healthcare provider prescription for the amount of weight to be applied. So this option is correct. हम check करेंगे the amount of weight to be applied for the patient. So हम अपना अब next question पे जाते हैं। So हमारा next question है which action is not appropriate by providing oral hygiene for a client who has had a stroke. ठीक है, हमारा इसमें ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है प्लेसिंग द क्लाइंट ऑन द बैक विद अ स्मॉल पिलो अंडर द हेड। सेकेंड है कीपिंग पोर्टेबल सक्शनिंग इक्विपमेंट एट द बेड साइड, ओपनिंग द क्लाइंट माउथ विद पैडेड टंग ब्लेड, क्लीनिंग द क्लाइंट माउथ एंड टीथ विद अ ब्रश। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है
वो है फर्स्ट। हम कौन सा ऐसा अप्रोप्रिएट, इसमें से कौन सा हम नहीं करेंगे, जो हम प्रोवाइड करेंगे ओरल हाइजीन टू द क्लाइंट, और वो क्लाइंट जिसको स्ट्रोक हुआ है। सो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। हम पेशेंट को कभी भी प्लेस नहीं करेंगे उसके बैक में, बिकॉज ये हमें वाइल ब्रशिंग इट कैन लीड टू द एस्पिरेशन। सो हम उसको हमेशा लेटरल पोजीशन देंगे, सो वो हेल्प करे टू उसके सिक्रेशन को आउट करने के लिए, और वो रिस्क को मिनिमाइज करे फॉर द एस्पिरेशन। ओके, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट। और कीप पोर्टेबल सक्शनिंग इक्विपमेंट एट द बैक साइड, ये करेक्ट है, हमें रखना है। ओपनिंग द क्लाइंट माउथ विद अ पैडेड ब्लेड, टंग ब्लेड, हाँ हम करते हैं। क्लीनिंग द क्लाइंट माउथ एंड टीथ विद अ टूथब्रश, ये भी सही है। सो कुछ जो नहीं करेगी पेशेंट को नर्स, वो है प्लेसिंग द क्लाइंट ऑन द बैक, बिकॉज हम उसको देंगे लेटरल पोजिशन। सो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ प्रायोरिटी नर्सिंग असेसमेंट इन द फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर एडमिशन ऑफ अ क्लाइंट विथ थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक। क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है प्रायोरिटी नर्सिंग असेसमेंट इन फर्स्ट 24 आवर्स फॉर अ थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक पेशेंट। हमें जो ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल लेवल, सेकेंड है पिपलरी साइज एंड पिपलरी रिस्पॉन्स, थर्ड ऑप्शन है बाउल साउंड, एंड फोर्थ है इकोकार्डियोग्राम। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा पिपल साइज एंड पिपलरी रिस्पॉन्स, क्योंकि ये इंडिकेट करता है चेंज हमारा कोई भी क्रेनियल नर्व पे। ठीक है, सो जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी हमारी प्रायोरिटी नहीं है विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स। जो बाउल साउंड है, हाँ नर्स को असेस करना है फॉर द कॉन्स्टिपेशन, ताकि कॉन्स्टिपेशन डेवलप ना हो, बट इट इज़ नॉट अ प्रायोरिटी फॉर द फर्स्ट 24 आवर। और क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रायोरिटी फॉर द फर्स्ट 24 आवर, सो ये भी प्रायोरिटी नहीं है। इकोकार्डियोग्राम हमें ज़रूरत नहीं है जब तक पेशेंट को कोई भी अदर हार्ट प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन है, the laboratory notifies the nurse that a client who had a total knee replacement 3 days ago and is receiving heparin has an activated partial thromboplastin time APTT of 95 seconds. After verifying the value, the nurse called the healthcare provider. The nurse should discuss with the healthcare provider giving the client a prescription of. क्वेश्चन कह रहा है लेबोरेटरी ने नोटिफाई किया है नर्स को एक क्लाइंट के लिए जिसकी टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है 3 days अगो, और उसको हम दे रहे हैं हेपारिन, और उसका जो रिपोर्ट आई है APTT की वो आई है 95 सेकेंड। आफ्टर वेरीफाइंग द वैल्यू को वेरीफाई करने के बाद नर्स कॉल करेगी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को और उनसे डिस्कस कर रही है कि वो हमारे जो पेशेंट है उसको क्या प्रिस्क्राइब करें। सो हमारे पास जो ऑप्शन है पोटामाइन सल्फेट, विटामिन के, वारफेरिन, पैक्ड रेड ब्लड सेल। सो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है पोटामाइन सल्फेट। APTT एक क्रूशियल वैल्यू है। यहाँ पर जो APTT का हमें टाइम देखा है वो है वैल्यू देखिए वो है 95 सेकेंड, बट जो हमारी नॉर्मल वैल्यू होती है APTT की वो वेरीज करती है 28 to 35 सेकेंड। बट इसमें पेशेंट को हमें चल रहा है हेपारिन। पेशेंट को अगर हेपारिन चल रहा है तो उसमें APTT की वैल्यू इंक्रीज करती है फ्रॉम 1.5 to 2.5। सो इसमें जो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 42 to 87.5 सेकेंड। ठीक है, सो यहाँ पर जो क्वेश्चन बोल रहा है उसमें APTT की वैल्यू हमें देखी है 95 सेकेंड। सो हम पेशेंट को क्या देंगे, हेपारिन का एंटीडोट देंगे। हेपारिन का एंटीडोट है पोटामाइन सल्फेट। सो हम विटामिन के क्यों नहीं देंगे, विटामिन के इज एंटीडोट ऑफ वारफेरिन, और ऑप्शन थर्ड है वारफेरिन। और पैक्ड RBC इंक्रीज करता है हिमेटोक्रिट लेवल, सो हम पैक्ड RBC भी नहीं देंगे। सो हमारा करेक्ट आंसर है पोटामाइन सल्फेट। थैंक यू, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।